जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नोटिस आ चुका भाई आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अपना सपना पाल रखा था, जो लोग चाह रहे थे कि हमें खाकी ड्रेस पहननी है वो भी 2 स्टारों के साथ, तो वो घड़ी आपकी आ चुकी है। एक्चुअली पहले नोटिफिकेशन आया था एक, जिसमें कहा गया था कि भाई आपका 15 फरवरी या 14 फरवरी के बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी 4 तारीख को आपका ये नोटिफिकेशन आया, जिसके तहत आपका अब क्या फॉर्म 4/3/2024 टू 28/3/2024 यानी कि फॉर्म भरने की डेट आपकी आ चुकी है। आप दोस्तों 90 दिन मेहनत करिए और 2 स्टार अपने कंधों पर लिए, वो भी खाकी यूनिफॉर्म में। जिनका सपना था वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है। आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे कि कौन लोग दिल्ली पुलिस के लिए, साथ में सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, जो भी सेंट्रल आर्मेड फोर्सेज हैं आपकी, उनमें कैसे आप एसआई बन सकते हैं, किस प्रकार से आप एक अधिकारी बन सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किनको कितनी छूट है, क्या सिलेबस है, ये सारी की सारी बातें हम इस सेशन के अंदर जानेंगे और किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे ये भी थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आपके बीच में फिर दोबारा से हाजिर है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ताकि किसी और भाई का भी भला हो जाए या बहन जी का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड फोर्सेज। सबसे पहले बात करेंगे, ये ऑनलाइन फॉर्म है। कब का? डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/3 यानी कि आपका 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 28 जो मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फीस आपकी किसकी, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/3 हो जाएगी। फी की पेमेंट की बात करेंगे तो 29 तारीख तक आप फीस दे सकते हैं। जिनको ऑथराइज नहीं है, जिनको एक्सेप्शनल है, उनको छोड़ करके। चलिए, उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 30/3/2024 टू 31/3/2024 तक 2300 हॉर्स लिख रहा है आपका। ठीक है, शेड्यूल फॉर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 9, 10, 13 मई 9 से लेकर के 13 मई के बीच में आपका ये पेपर होना है। पेपर जैसा कि आप लोगों को पता है, सीपीओ का जो पेपर है, शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीओ बोलते हैं इसको, तो ये 2 पेपर आपके होते हैं, जिसमें एक पहला पेपर होता है। उसके बाद आपका पहला पेपर की डेट यहां पर दे चुके हैं, एसएससी द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है, जिसमें आपका 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख मई 5वां महीने में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो मई का आज आपकी डेट जो है 5 मई हो चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 26 दिन ये आपके एंड 30 दिन अप्रैल के और 10 दिन वो कह सकते हो आप कुल मिलाकर के। तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई कुल मिलाकर के 60 से 65 दिन आपके पास, अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो आपके पास बचे हैं। तो बेहतरीन मेहनत करिए। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से क्या कुछ इसके अंदर आने वाला, क्या कौन कौन लोग इसके अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपका छोड़ दो, इसको अप्लाई करने के लिए बोल रखा है इसको कि किस प्रकार से आपने अप्लाई करना। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड फोर्सेज। आपका डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट अमोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस विद मिनिमम 3 इयर्स। ये उनके लिए दे रखा है जो दिल्ली पुलिस के अंदर आपके ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको लेकर के इंस्ट्रक्शन दे रखी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस। द पोस्ट कैरी पे स्केल ऑफ लेवल 6 यानी कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपका स्केल हो सकता है। एज ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफ उसमें रहेगा आपका ये नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की बात करें एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, द पोस्ट कैरी पे स्केल वही है 6 लेवल है भाई आपका 35,400 से लेकर के ये आपका दे रखा है सी बाय दिल्ली पुलिस, इसमें आपका कैटेगरी सी। चलिए ये तो वहां पोस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी कि कुल मिलाकर के देसी भाषा में बात करें तो भाई कंधे पे 2 स्टार, दरोगा, थानेदार, है ना, मेरा बालम भाई थानेदार, अब डर काहे का, ऐसे कुछ है ना। तो चलिए सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वैकेंसी की बात करें डिटेल में तो अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है, टोटल है। ओपन की बात करें तो 45 अनरिजर्व्ड है। आपकी दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, किसकी? दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो 45 आपकी अनरिजर्व्ड है, ओबीसी की 24 है, एससी की 13 है, एसटी की आपकी 7 है
और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक जो आपके वो क्लास है उसकी 12 है ईडब्ल्यूएस की, और साथ में टोटल आपकी कितनी दी गई है 101 दी गई है। एक्स सर्विसमैन ईएसएम की बात करें तो 3 दी गई है, एक्स सर्विसमैन ईएसएम 3 और अनरिजर्व्ड की बात हो रही है। उसके बाद कोटे में सब कोटा लास्ट टोटल 7 दे रखी है। एक्स सर्विसमैन एक और स्पेशल है यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस से संबंध रखते हैं, लेकिन जिन्होंने कमांडो वगैरह कर रखा है उनकी भी 7 टोटल 5 वैकेंसियां उनकी भी दे रखी है, रिजर्व में 3 दे रखी है। ठीक है, तो जो मेरे फौजी भाई तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 6 वैकेंसी रिजर्व वालों के पास है, और टोटल की बात करेंगे तो 7 और 5 12 वैकेंसी आपकी यहाँ पर हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद डिपार्टमेंट कैंडिडेट की भी बात कर रहा तो 12 वैकेंसी टोटल की अगर हम बात करें तो 125 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की 125 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 101 7 आपकी बाद में 5 12 125 टोटल वैकेंसी आपकी ये बनेगी भाई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस किसकी बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव। अगर मैं बात करूं फीमेल की तो ये टोटल आपके फीमेल की वैकेंसियां दे रखी हैं, ये भी आपने इसको भी देखना है ध्यान से कि कितनी वैकेंसियां। चलो वैकेंसियां बहुत है, हमें कितनी वैकेंसी चाहिए, हमें केवल एक वैकेंसी चाहिए। हमें कितनी वैकेंसी चाहिए, केवल एक वैकेंसी चाहिए। ये तो भ्रम होता है कि इतनी सारी 1000 2000 5000 वैकेंसी आ गई, तो जरूरी नहीं होता कि 5000 में नंबर पड़ जाए। आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपका एक वैकेंसी पर भी नंबर पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बीएसएफ की दे रखी है, सीआईएसएफ की दे रखी है, सीआरपीएफ की दे रखी है। टोटल की बात करोगे तो टोटल बहुत दे रखे हैं भाई, 4000 से ज्यादा वैकेंसियां यहाँ पर आपकी दे रखी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट की बात यहां पर हम करते हैं। तो इसमें आपका ये दे रखा है इन्होंने कि भाई जो आपके ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन उनको किस प्रकार से छूट है, आपका ओबीसी को किस प्रकार से, एससी एसटी को किस प्रकार से, वो सारी की सारी चीजें यहां पर इन्होंने दे रखे हैं। कमीशंस make the selection of candidate in according with the vacancy report by the Ministry of Home Affairs CAVFS की बात कर रहा है, इसमें भी यही बात बोल रहा है। ठीक है, for the post of sub inspector in Delhi Police male reservation in available for ex-servicemen and special category for ex-servicemen as detailed below। यानी कि इसके नीचे ये बोल रहा है कि कौन कौन लोग स्पेशल और स्पेशल ex-servicemen रहेंगे, जैसे जिन्होंने कमांडो है, स्पेशल जो ग्रुप में है, नेवी एयरफोर्स वाले हैं उनको, उनकी नेवी एयरफोर्स हाउ हैव वर्क इन द स्पेशलाइजेशन कमांडो टाइप यूनिट्स, यानी कि नेवी और एयरफोर्स के जो स्पेशल अलग से कमांडो होते हैं, और आर्मी के जो कमांडो हैं वो जैसे एनएसजी वगैरह में जिन्होंने कर रखा उनको भी अलग से एक कैटेगरी यहां पर दी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद भाई आपका ये नेशनैलिटी की बात कर रहा तो नेपाल का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है। एज लिमिट ये बड़ा तगड़ा फैक्टर है भाई। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो बहुत सारे इशू यहाँ पे होते हैं कि एज लिमिट, एज कब से ली जाएगी, ये आपने जरूर ध्यान रखना कि एज कब से ली जाएगी इसके अंदर भाई। ठीक है, मैं एक बार फटाफट आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फॉर्म भरते वक्त ये गलती ना करें, फॉर्म भरते वक्त गलती ना करें, कुछ चीजें ध्यान रखें भाई। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो एज की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो एज रिकॉग्नाइजिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2023 इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ डेट ऑफ पी&टी। ये लेटर नंबर दे रखा भी उन्होंने। एज लिमिट फॉर द पोस्ट 20 से 25 ईयर, यानी कि कितनी 20 से 25 ईयर्स, दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन आपका 02 आपका क्या बोल रहे हैं 2 अगस्त 1999 एंड नॉट लेटर देन आपका 2004, यानी कि 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के अनरिजर्व्ड की बात हो रही है। अब यहां पर समस्या एक आती है दोस्तों, यहां पे जैसे अगर मैं बात कहूं एससी एसटी की तो खुली छूट दे रखी, जैसे 5 साल दे रखी, किसी को 3 साल दे रखी है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन मेरे भाई हैं, जो आर्मी वाले हैं, उनको बड़ी समस्या आती है, कि हम ये एज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए मैं आगे आपको ये बताऊंगा। यानी कि जो अनरिजर्व्ड है, फ्रेश जो लड़का है या लड़की है, फ्रेश जो मेरा भाई बहन स्टूडेंट है, वो 20 से 25 साल के बीच का जो स्टूडेंट है, यानी कि 2/8/1999 से 1/8/1999 का भी अगर वो बच्चा रहेगा तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और 1/8/2004 यानी कि 31 जुलाई 2004 का भी अगर डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी कि बाद का, सॉरी 1/8 की बात है, 2/8/2004 का है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि एज का। चलिए मैं बताऊंगा अब आपको रिलैक्सेशन, जैसे एससी एसटी, यानी कि एससी का वह व्यक्ति, यानी कि वह स्टूडेंट जो 30 साल का 30 साल से नीचे है तो वो भर सकता है, क्योंकि 3 ईयर यहां पर उनको छूट दे रखी है। एंड ओबीसी की बात करूं मैं आपका तो ये 5 ईयर है, ओबीसी की 3 ईयर, यानी कि 28 ईयर तक है आपका ओबीसी वाला
ये जो एससी वाला ये 30 ईयर तक आपका अप्लाई कर सकता है, ये आपका 28 ईयर तक कर सकता है, क्योंकि 25 जो साल है ये किसकी आपकी तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है भाई, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, ये यहां पर बहुत से मेरे भाई हैं जो एक्स सर्विसमैन जिनको डाउट रहता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या लिख रहा है ये, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। बहुत तगड़ी बात यहां पे कही गई है, 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। क्या बोल रहा है ये, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरी एज है 42, 43, इस 43 में से मैंने अगर मैं बात करूं तो कितने साल नौकरी करी, मान लिया मैंने 18 साल नौकरी करी, तो आपका 43 में से 18 जाएगा, 43 में से 13 में से 8 गए तो 5, 3 में से गए तो 2, कितना हो गया आपका 25, और इस 25 में से -3 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री, यानी कि 3 साल की छूट है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप मेरी एज निकालते हैं तो मैं आपके सामने 22 साल का हूं, जो मैं आपके सामने 22 साल का हूं, यानी कि वो कैटेगरी रहेगी, यानी कि वो 25 साल तक भर सकता है। तो फिलहाल वो अगर मेरी बात करो तो मेरी कितनी एज हो जाएगी 22, यानी कि 3 चांसेस और हैं, क्योंकि आपको पता है हर साल आपका ये जो सीपीओ है ये हर साल आपकी वैकेंसी यहां पर आती है। तो ये जो एक्स सर्विसमैन मेरे भाई हैं उनके लिए कोई डाउट नहीं है, हर व्यक्ति यहां पर भर सकता है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोर्स 1 to 30 बात कर रहा है। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हाउ आर नॉट रीमैरिड, यानी कि ऐसी महिलाएं जो विडो हैं या जिनको डिवोर्स, जिन्होंने डिवोर्स ले लिया वो अप टू 35 ईयर तक, यानी कि वो कोई भी हो सकती है, 30 साल तक वो आपका अपना अप्लाई कर सकती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो बहनों के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको वही आपका विडो, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेट फ्रॉम SC ST की बात करें तो वो 40, यानी कि जो रिजर्व महिलाएं हैं वो 35 तक भर सकती हैं, SC ST की जो महिलाएं वो 40 साल तक इसको अप्लाई कर सकती हैं। फॉर डिपार्टमेंट एंड आपका कैंडिडेट फॉर दिल्ली पुलिस अगेंस्ट वैकेंसी फॉर दिल्ली पुलिस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 30 ईयर एज, यानी कि जो ऑलरेडी पहले दिल्ली पुलिस के अंदर डिपार्टमेंट अनरिजर्व्ड हाउ हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि कम से कम 3 साल सर्विस होनी चाहिए जो मेरे भाई दिल्ली पुलिस के अंदर है, 3 साल सर्विस और 30 साल से उनकी एज कम होनी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर इन्होंने छूट दे रखी है भाई, ठीक है। तो एज की छूट आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो लोग अगर कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं सीधी भाषा में, जो लोग अनरिजर्व्ड हैं 25 साल तक दे सकते हैं, जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जो सर्विस है वो सर्विस घटा करके और जो बाद में उसमें से जो बचती है उसमें से भी 3 घटाई जाएंगी तो एक्स सर्विसमैन दे सकता है। SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल छूट यहां पे दी गई है। जो मेरी बहन जी अनरिजर्व्ड है, विडो है या डिवोर्स्ड है, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है, तो वो बहन जी आपकी 35 साल तक, और वही उसी प्रकार की अगर बहन जी हमारी SC ST से संबंध रखती है तो 40 साल तक वो कर सकते हैं। साथ में जो दिल्ली पुलिस यानी कि डिपार्टमेंटल की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 3 ईयर सर्विस उनकी होनी चाहिए एंड देन उसके बाद वो 30 साल से कम होनी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए भाई, ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन की ऑलरेडी बताया गया है कि कौन एक्स सर्विसमैन है, कैसे कैसे उनको छूट मिलेगी, ये बात यहाँ पर कर रखा भाई। एक्सप्लेनेशन एंड एक्स सर्विसमैन मीन फॉर ए पर्सन, यानी कि कौन पर्सन आपका, यानी कि जो तीनों ये लिखा सर्व इन एनी रैंक whether as a combat non combat in the regular army navy air force Indian, जो आपका उसके अंदर है, चाहे वो आर्मी का है, चाहे आपका एयरफोर्स का है, चाहे नेवी का है, वो लोग आपका एक्स सर्विसमैन के अंदर रहेंगे, 15 साल तक रहेंगे, 15 साल। और जो लोग रिटायर नहीं आए हैं तो उनके पास NOC होनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर वो रिटायर होने चाहिए। इस टाइप की कुछ बातें इसके अंदर लिख रखी है जो कि आपके काम की नहीं। वो ESM जो एक्स सर्विसमैन है वो लोग अपने आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हाँ ये बड़ा अच्छा है। तो यहां पर क्या चाहिए, पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और जो मेरे भाई फौजी भाई हैं जो मैट्रिक हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर हर बंदे को क्या दिया जाता है, ग्रेजुएशन का डिग्री दी जाती है, तो वो उसके तहत आप अप्लाई इसके अंदर कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही मानी जाएगी, ठीक है। इसमें एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन 10/6/2015 पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया ऑल द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ड्रीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपैक्ट डिक्लेयर्ड एंड
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कुल मिलाकर के बात कर रहा है कि आप किसी भी जो यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, चाहे वो प्राइवेट कर रखा है चाहे कैसे कर रखा है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो सारी की सारी बात यहां पर ये बोल रहा है। और एक्स सर्विसमैन का मैंने आपको बता दिया। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट की बात कर रहा है। प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि अब एक बात और आएगी कि यदि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, और खाली दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, आईटीबीपी सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिल्ली पुलिस में अगर आप जाना चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लाइट चाहिएगा ही चाहिएगा भाई, ठीक है, ये बात यहां पर कही गई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/3/2023 तक, ये मैंने आपको बता दिया, 28/3/2024, सॉरी 23 बोल रहा, माफी चाहूंगा भाई, ठीक है। क्लोजिंग डेट का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। एप्लीकेशन फी, हाँ यस, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी, 100 रुपए ओनली वुमेन कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट लोगे टू शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारी बहन जी एससी एसटी से संबंध रखती हैं, तो उनकी फीस यहां पर नहीं लगने वाली है, ये ऐसा यहां पर बोल रहा। फी कैन बी अप्लाइड, वो पेमेंट ठीक हो जाएगी, आप किसी भी ऐप से, भीम ऐप से कैसे भी कर सकते हैं, ये बात यहां पर ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए, आफ्टर द क्लोजिंग डेट टू डेट टू एनेबल कैंडिडेट करेक्ट मॉडिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप उसमें आपको डेट मिलेगा, समय मिलेगा, आप उसके अंदर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं जो आपने चीजें डाली है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात यहां पर कर रहा है, कुछ सेंटर्स दिए गए हैं आपके, जैसे सेंट्रल जोन के दिए गए हैं, सेंट्रल जोन है, उसके बाद आपका ईस्टर्न जोन है, ईआर आपका कर्नाटक केरला जोन है, रीजन की बात हो रही है, नॉर्थ रीजन की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन सब की बात यहां पर हो रही है, साउथ रीजन की बात हो रही है, आपका वेस्ट रीजन, ठीक है। ये आपके क्या दे रखे हैं इन्होंने, सेंटर वगैरह यहां पर दे रखे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर 1 होगा, देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकली स्टैंडर्ड, क्या बोल रहा है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी फिजिकल and test and PET paper 2 and then paper 2 detail of medical examination DME, all these stage of the examination are mandatory, detail of these यानी कि आपके कंपलसरी है, पहला पेपर देंगे आप, उसके बाद PST होगा आपका, ठीक है। क्या बोल रहा था कि फर्स्ट पेपर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एंड उसके बाद आपका क्या रहेगा, PET रहेगा, मेजरमेंट टेस्ट रहेगा आपका, सेकंड पेपर, और मेडिकल, ये आपके लिए एक्चुअली ये आपके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कहते हैं जरूरी है, इनके बिना आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अब बात आती है कि जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा दोस्तों, तो पहले एग्जाम की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 50 नंबर की रहेगी। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 50 नंबर की रहेगी। इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 50 नंबर की, यानी कि पहला पेपर आपका 200 नंबर का रहने वाला दोस्तों, एंड सेकंड पेपर भी आपका 200 नंबर का रहेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो दोनों पेपरों में अगर सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 250 नंबर के दोनों सब्जेक्टों में आपकी इंग्लिश आएगी, यानी कि कुल मिलाकर के यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू ऑन द मैच, आप कह सकते हैं, आप इस पर विजय हासिल कर सकते हो दोस्तों। देखो, लैंग्वेज का दे रखा दूसरा पेपर आपका फाइनल पेपर, यानी कि लैंग्वेज का, और इसके अंदर फिजिकल के जो नंबर हैं वो नहीं जुड़ते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। दोनों पेपरों के ऊपर आपकी क्या मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि जो ज्यादा, और नेगेटिव की बात करें तो 0.25 मार्क आपके नेगेटिव रहेंगे यहां पर, ये भी आपने इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क आपका 5% दिया जाएगा, 6 मार्क आपका 6 मार्क 3% ऑफ द आपका मैक्सिमम, और 4 मार्क आपका 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क यहां पर आपको मिलने वाले हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि जिसके पास सी है उसको 10 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये आपको नंबर यहां पर मिल जाएंगे। अब बात आती है सिलेबस की, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिलेबस में देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। पहला क्या रहेगा आपका, देखिए यहां पे आपने जरूर देखना, वर्बल एंड नॉन वर्बल की यहां पर बात कर रहा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द कॉम्पैक्ट मे बी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन एनालॉगिक आपका एंड डिफरेंसेस स्पेस आपका, इस तरीके से जो मेन अगर मैं बात करूं, सारे कोडिंग है, डिकोडिंग है आपका, उसके साथ बात करें एनालॉगिक है, सिंबॉलिक है, नंबर है आपका, फिगरल है, एनालॉगिक, सेमेंटिक है, क्लासिफिकेशन है, सिंबॉलिक है,
कुल मिलाकर के जो आपके जो चलते हैं रीजनिंग के अंदर, जो सभी एसएससी के अंदर जो आते हैं पूरे के पूरे टॉपिक इन्होंने रीजनिंग के अंदर डाल रखे हैं। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंट्री इंडिया एंड निगोर कंट्री, यहाँ पे करंट का भी सिस्टम रहेगा। देखिए दे रखा है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस, जनरल साइंस है, पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक आपका रिसर्च है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो देखिए विल आल्सो इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटिंग निगोर कंट्रीज, ये भी यहाँ पर, यानी कि आपको थोड़ा सा करंट के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको, उनसे भी आपका संबंधित आ जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो रही है, ये आपका ये भी रहेगा मैथ वाला भी। इसके अंदर भी वही आपका नंबर एंड नंबर सेंस है, द कैंडिडेट द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी, आपका होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि तुम्हारे चलते रहते हैं 8वीं क्लास से आप जो पढ़ते आ रहे, वो सारी की सारी मैथ की जो चीजें वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी भाई देखने को, ठीक है। डिग्री एंड रेडिएशन है, मेजरमेंट है, हाइट है आपका, ये यहाँ पे दे रखा है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा वुड बी टेस्टेड। ये यहाँ इंग्लिश के अंदर आपका ये टेस्ट रहेगा कि आप कितनी नॉलेज इंग्लिश के अंदर रखते हैं दोस्तों, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। पेपर 2 की बात करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव विल बी आपका डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन error recognition, filling in the blank using verb, prepositions, articles, vocabulary है, spelling है, grammar है, grammar, sentence structures है, synonym and antonym है, sentence comprehension है, phrases एंड आपका ये यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, यानी कि सेकंड पेपर के अंदर भी ये चीजें आपकी बीच में रहेंगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए 170 चाहिए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड 80, उसकी बात करें चेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, फीमेल के लिए होगा नहीं है, कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया, तो वो अलग अलग यहाँ पर डिवाइडेशन आपका दे रखा है। एक्स सर्विसमैन जो मेरे भाई हैं उनका यहाँ पर आपका जो रनिंग वगैरह है वो नहीं होगी, वो खाली मेजरमेंट रहेगा उनका, मेडिकल जरूर उनका यहाँ पे रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड रहेगा, जो मेरे बहन भाई हैं 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, यानी कि कितने मिनट के अंदर आपका लगभग 7 मिनट से 10 सेकंड पहले आपको, बड़ा इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर रहेगा 3 चांस में, एंड हाई जंप 1.2 मीटर यानी इन 3 चांस, ये भी यहाँ पर 3 चांसेस के अंदर ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे कुछ रहने वाला नहीं है, ये आपने इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब एक्स सर्विसमैन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीटी और फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, एक्स सर्विसमैन आर रिक्वायर्ड, यानी कि वो सिर्फ खाली रिटर्न करेगा एंड उसके बाद मेडिकल रहेगा भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके बीच में आंखों का भी दे रखा है इसने कि किस कौन सा आपका जो आई वगैरह का रहेगा, वो चीजें भी यहाँ पर अब ये दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बेस्ट विशेज हैं। आज अगर हम बात करें बड़े ध्यान से देखिए, 5 आपकी ये मार्च आज हो चुकी है दोस्तों, तो आपके 26 डेज तो ये हो गए, आपके 30 डेज ये हो गए, और 9 तारीख को तो 8 दिन ये, तो यू हैव ओनली 64 डेज। आइए दोस्तों, 64 दिन दिल से मेहनत करते हैं और पहली जो सीढ़ी है स्टार लगाने की, उस पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए, और आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा एक प्री प्लान होकर के, यानी कि किस प्रकार से आपने इंग्लिश पे फोकस रखना है, ताकि इंग्लिश तो आपको अगले, यानी कि जो अंग्रेजी हो तो आपको अगले पेपर में भी काम आएगी, और जीके जीएस आपके बीच में, यानी कि जो आपके जो पिछले 10 साल के पेपर हैं आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से भी मिलकर के आप तैयारी कर सकते हैं। इधर उधर ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। बुकों से एनसीईआरटी 10th लेवल की भी अगर आप कर लेंगे तो भी बहुत इनफ रहेगी। ये मतलब मेरा खुद का एनालिसिस है। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे या 7838724721 पे कॉल करके आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोई मेरा फौजी भाई इसके रिलेटेड कुछ जानना चाहता तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी एक बार जरूर शेयर करेंगे, और आप अपने माँ बाप का जो सपना उसे पूरा करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से एक और नए अंदाज में अपना कुछ विशेष सेशन लेकर के लिए। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।